By McDonald's. Try the Ranveer Singh meal. हाँ ग्राउंडिंग फोन हाँ रूपा राजे में बहुत प्रॉब्लम है राजे क्या करूँ क्यों करता यार ये पहले मैंने मेरी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे हाँ रूपा मेरे डैड बड़ी प्रॉब्लम थी राजे प्लीज चल मैं आ गया यार मैं नहीं आवांगी यार तू कभी यहाँ कर सोला मेरी जब तक मैंने ना करवा इन नहीं दे छड़ना तुसी भावे ना इन भी जाना तां नहीं छड़ना लक तो लेके छड़ना नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेनवाइस के इस कहानियों के मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? आज थोड़ा मुझसे ही डिले हुआ। मैंने ही आज मीटिंग को ओपन करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, इसलिए शायद आप लोगों को थोड़ी असुविधा हुई होगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कैसे हैं सब? नहीं, कोई बात नहीं मैम जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं मैम?
हाँ अच्छा लगा बहुत। वो मैं 2-3 दिन बाद घर नहीं थी ना, इसलिए अटेंड नहीं कर पाई। सॉरी। हाँ, ठीक है, नहीं नहीं कोई नहीं, बढ़िया। और सब लोग बढ़िया, महीन सर हैं, ऑप्टिमस सर हैं, रश्मि जी हैं, आप सबका All are बहुत good, ma'am. Thank you very much. ओके ओके थैंक यू। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि लास्ट में फिर टाइम हमारे पास थोड़ा कम बच जाता है। तो शुरू करेंगे एक आध्यात्मिक, एक पौराणिक कहानी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। प्रसंग बड़ा अच्छा सा है, फिर से माता पार्वती का और शिव जी का एक प्रसंग होता है ये। इसमें देखते हैं कि क्या तपस्या का फल, कहानी का नाम है तपस्या का फल। और इसमें क्या होता है कि हम सबको पता है कि भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बहुत सी तपस्या करी थी, बहुत ज्यादा ईश्वर से प्रार्थना करी थी, फिर फाइनली उनका विवाह हुआ था। एक सेकंड। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती एक बार कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी, एकदम समाप्ति होने वाली थी, उनको फल की प्राप्ति होने ही वाली थी कि तभी एक समय वो भगवान के चिंतन में एकदम ध्यान मग्न बैठी हुई थी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ तपस्या वो एकदम ध्यान मग्न बैठी थी कि उसी समय उन्हें सुनाई दिया एक नन्हे से बालक के तालाब में डूबने के बाद जैसी चीख निकलती है, वैसे उनको सुनाई दिया। अब माता ने तुरंत अपनी तपस्या छोड़ी और वो दौड़ करके वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है और अपनी जान बचाने के लिए वो बालक जोर जोर से चिल्ला रहा है और मदद के लिए, सहायता के लिए शोर कर रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का। अब करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, तो इसको अपना छोड़ दीजिए और इसको आहार मत बनाइए। तो मगरमच्छ ने कहा कि माता, ये तो मेरा आहार है और मुझे हर छठे दिन अपने उदर की पूर्ति करने के लिए एक आहार प्राप्त करना होता है। यही मुझे ब्रह्मा ने निश्चित रूप से एक वर दिया है या एक सहूलियत दी है कि हर छठे दिन पे अपनी उदर पूर्ति के लिए मुझे किसी को अपना आहार बनाना पड़ता है। तो माता ने फिर कहा कि आप इसको छोड़ दें और इसके बदले में मैं अपनी तपस्या का फल आपको दे दूंगी। जो भी फल मुझे प्राप्त होगा तपस्या के बाद, वो मैं आपको दे दूंगी। तो मगरमच्छ ने कहा कि ठीक है, मान गया वो। उसने कहा कुछ तो मिलेगा ही मुझे। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्राह को, उस मगरमच्छ को दे दिया। अब ग्राह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। अब उसने कुछ प्रयास भी नहीं किया, कोई तपस्या भी नहीं करी, लेकिन उसको फल जरूर मिल गया। एकदम उसका एकदम चेहरा ही चमक गया, उसका जो मन था वो भी शुद्ध हो गया, बुद्धि भी शुद्ध हो गई। अब जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो उसको समझ में आया कि ये तो माता की तपस्या का फल था, तो मैं उसको ले रहा हूं तो ये गलत है। तो उसने कहा, माता आप अपना पुण्य वापस ले लें। मैं अब क्योंकि वो तपस्या का पुण्य प्राप्त हो गया तो वो एक सच्चरित्र जीव हो गया। तो उसने कहा, माता आप इसको वापस ले लें और मैं बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। लेकिन अब माता भी वचन दे चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। ये तपस्या का पुण्य तो आप अपने पास रखो। और बालक को गोद में लेकर वो ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर अपने माता पिता के पास माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू करना दोबारा से शुरू किया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे पार्वती, अब तुम्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्रह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुमने इतने निश्चल भाव से अपना तपस्या का फल किसी और को दिया, तो उसकी वजह से तुम्हारा जो फल था वो द्विगुणित हो गया और वो इस प्रकार से तुमने मुझे प्राप्त किया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की है, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो कथा का सारांश यही है
कि जो परहित की कामना करता है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छी कामना करता है, परमात्मा की ऐसे लोगों के ऊपर असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता करता है, दयालु होता है, प्रेमी होता है, करुणामयी होता है, ईश्वर ऐसे लोगों को सहज ही स्वीकार करते हैं। यह कथा शिव पुराण से उल्लिखित है, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी। तो बड़ी अच्छी सी ये कहानी है। हम सबने, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे लगता है कि जरूर पढ़ी होगी सबने कभी कभी इसको अलग अलग समय पे, लेकिन जब दोबारा पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में ज्यादा एक बार को सोचने को लगता है कि क्या हमने, किसने पढ़ा है शिव पुराण? क्या हम में से कोई ऐसा है जिसने शिव पुराण को पढ़ा हो, या किसी भी पुराण को हमने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा ने शिव पुराण या कोई पुराण पढ़ा है आपको? हाँ यस सर, शिव पुराण में अच्छा, पढ़ती हूँ। आप मतलब उसका रोज आप उसका पाठ करते हैं? हाँ, उसके ना एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ जो है थोड़ा ना, जितना भी मुझे टाइम होता जी है जी जी उतना मैं पढ़ लेती हूँ जी, उसको। ठीक है मैम, बढ़िया। किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहना जरूरी है, किसी ना किसी हाँ जी। तरीके से खुद को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि हम जुड़े हैं अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपनी। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मैं जी। पैराग्राफ जो पूरे होते हैं ना, हम्म। संस्कृत में लिखे हैं, फिर उसमें उसका नीचे दिया हुआ है सारा अच्छा या अच्छा, जी। शब्दार्थ, एक अलग अलग शब्द का मतलब अर्थ भी दिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, और बढ़िया। उसको read करके कभी आप जरूर शेयर करिएगा, कभी ऐसा मौका होगा तो आप भी वो सुनाइएगा कोई ना कोई कहानी। तो ऐसे प्रसंग हम एक दूसरे के साथ छेड़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ इसी कंटिन्यूएशन में ना हम आज वो भी कर ले, सिंहासन बत्तीसी को भी कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमने अब तक देखा राजा भोज ने कितनी मुश्किल से उस सिंहासन को प्राप्त किया, उनको मिला कहीं से, फिर उन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया, उसको दोबारा से रिनोवेट कराया। फिर वो चाहते थे कि वो उसके ऊपर उसको आसन ले, उसका उस पे आरूढ़ हो, तो उन्होंने उसके लिए पूरी प्रॉपर पूजा कराई। और जब वो उस पे बैठने के लिए जाने लगे तो एक और दो पुतलियों ने, पहले रत्न मंजरी ने, उसके बाद चित्रलेखा ने उनको कहानी सुनाई राजा विक्रमादित्य की, और कहा कि अगर आप भी उनकी तरह दानवीर और वैसे ही पराक्रमी हैं तभी आप सोचिएगा इस सिंहासन पे बैठने का, वरना आप इस सिंहासन पे बैठने का मत सोचिएगा। तो इसी के साथ हम आते हैं तीसरी पुतली चंद्रलेखा के ऊपर, चंद्रकला की कहानी को लेकर के। तब 2 दिन तक तो वो वापस चले गए विक्रमादित्य। तीसरे दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुए तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुतली ने उन्हें रोक कर कहा कि हे राजन, यह क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। तो राजा ने कहा कि विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे, मुझे बताओ, और ज्यादा बताओ उनके बारे में। तो पुतली ने कहा कि लो सुनो। तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। देखा जाए तो आज के जमाने में भी कई बार हम इस बात पे बहुत डिस्कस करते हैं, पुरुषार्थ बड़ा है या भाग्य बड़ा है, क्या हमारे सत्कर्म या हमारे कर्म ज्यादा महत्व रखते हैं या हमारा भाग्य। तो एक बार पहले भी इस तरह की एक ये डिस्कशन हुआ कि पुरुषार्थ और भाग्य में दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है। अब पुरुषार्थ कहता है कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्रयत्न करते हैं उसके लिए, दोनों का अपना अपना महत्व है। और ये चर्चा, ये डिस्कशन, ये डिबेट हमेशा से चली आई है, अनंत काल से, कि दोनों में कौन ज्यादा ऊंचा है। तो परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा भाग्य ने कहा। अब उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। अब जब इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया तो चूंकि देवराज इंद्र जो थे वो राजा थे, देवताओं के देवता, तो उनके पास जाकर के उन्होंने डिस्कस किया। अब झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका है। दूसरी ओर अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया है। तो ये बात तो सत्य है कि दोनों चीजों का हमारे जीवन में बराबर का महत्व है।
पुरुषार्थ और भाग्य, भाग्य से पुरुषार्थ बनता है और पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, हम इस बात को समझते हैं। लेकिन अब आपस में अगर बहस हो गई कि कौन ज्यादा बड़ा है तो क्या किया जाए। तो इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। तो उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। एकदम से इतना ये जटिल सवाल है जिसका आज तक कोई सवाल का जवाब नहीं मिला है। तो विक्रमादित्य ने कहा 6 महीने के बाद आना, फिर हम बात करेंगे। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने बहुत सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच वेश बदलकर घूमने लगे। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय लिया। काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। अब वो भी एकदम कटिबद्ध थे, वो भी एकदम सोच करके थे कि मैं अब पता लगा के ही रहूंगा दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण या ताकतवर कौन है। अब व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते हैं वे कर देंगे। अब कुछ दिनों के बाद व्यापारी जहाज पर अपना माल लाद कर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उनके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह एक जहाज पर टापू के पास आया किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए ना उठा, इतना भारी हो गया। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई ना कर सकेगा वे कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज तेज गति से बढ़ गया, लेकिन टापू पर विक्रमादित्य छूट गए। अब उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुंचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हुआ। कुछ समय बाद वे कुछ सैनिकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दे दी। उस माला की 2 विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। 2 विशेषताएं थी, एक तो कि वो अदृश्य हो जाएगा पहनने वाला, और दूसरा उसका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य में बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य ने जब देखा तो उनका हृदय एकदम पसीज गया। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रमादित्य का गुणगान करते चले गए। विक्रमादित्य राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रमादित्य ने फैसला दिया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण
याद आया जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। कहानी सुनाकर पुतली बोली, बोलो राजा, क्या आप में है ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की दक्षता और अमूल्य वस्तुएं दान देने का हृदय और सामर्थ्य? अब राजा राजा भोज फिर से सोच में पड़ गए और तीसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सके, क्योंकि उनको सच में ये रियलाइज हुआ कि ये चीजें अगर मुझे मिली होती तो मैं उसको इतनी आसानी से दान में नहीं दे सकता था। और साथ ही साथ न्यायपूर्ण जवाब देने के लिए, इतने कठिन सवाल का न्यायपूर्ण जवाब देने के लिए जो उन्होंने इतने कष्ट उठाए, व्यापारी के यहाँ नौकरी करी, फिर द्वीप में गए, ये सब हुआ, ये भी शायद वो नहीं करते। तो तीसरे दिन भी वो सिंहासन पर नहीं बैठ सके और उसके बाद वो वहां से चले गए। चौथे दिन चौथी पुतली काम कंदला ने सुनाई विक्रमादित्य की दानवीरता की कथा, जिसको हम अगले एपिसोड में जरूर सुनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सी कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी है। मुझे अच्छा लग रहा है इसको पढ़ के, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। हम सब ने बचपन में सुनी है, पढ़ी है, लेकिन हम सब ने देखी है। इनफैक्ट हम सब ने वो सिंहासन बत्ती से आता था, बेताल वाली एक कहानी आती थी, वो भी हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे लाएंगे। मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको दोबारा से वापस लाके। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, अपना कोई भी अनुभव, अपने भी मन की कोई भी बात, तो आप लोग हैंड रेज करें, तो हम लोग जरूर एक एक करके उस प्रश्न को हर कहानी के बीच में उठाएंगे, प्रश्न को या बातचीत को। और इसी बात से याद आया सुषमा जी, मैंने डिस्कस किया अपने विश्वस्त सूत्रों से, तो मकर जो होता है ना, वो बड़ी मछली को भी कहते हैं, तो इसलिए मकर ध्वज नाम मछली के उससे भी हो सकता था। तो वो हम सबको उस दिन संशय था, तो वो हमारा आज डाउट दूर हुआ। तो इसी बात पे लेकर के आई हूँ अमृता प्रीतम जी की ये खूबसूरत सी कहानी, बड़ी प्रैक्टिकल सी ब्यूटीफुल सी कहानी है। कहानी का नाम है मर्द। तो बड़ी ही खूबसूरत बातें लिखती हैं अमृता जी अपनी कहानियों में। बहुत ही, सबसे ज्यादा स्त्रियों को समझने का, महिलाओं के हृदय को समझने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है अमृता प्रीतम जी को। मानव हर प्रकार के मनुष्य के प्रति उनके मन में एक भाव है। अभी जब उनकी कहानियां पढ़ेंगे तो उन्होंने स्त्री पुरुषों सबके लिए इक्वली लिखा है, लेकिन स्त्रियों के प्रति उनका एक अलग ही उनके हृदय में स्थान रहा है। तो कहानी का नाम है मर्द, इसको पढ़ते हैं। वह साइवाल का मालिक था, जागीर वाले घर का इकलौता बेटा, खुश अक्ल और खुश शक्ल, खुश मिजाज। पर विवाह की बात उसके मन में नहीं आती थी। माँ शहर में उसके पास नहीं रहती थी, गांव में अपनी जमीनों पर रहती थी। और बेटा इतना सीधा कि कभी उसकी बात नहीं टालता था। और माँ जब कभी उससे विवाह करने की बात करती तो वह सोचने लग जाता, पर अब बात उसके मन में आकर भी ठहरती नहीं थी। माँ उससे बार बार कहती थी शादी के लिए, वो सुनता था, लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ आ नहीं रहा था कि वो शादी के बारे में सीरियसली सोचे। उम्र अभी 40 भी तो नहीं हुई थी, पर और 4 बरस के बाद होने वाली थी। इसलिए दोस्त मित्र जब बात कहते कहते, यार तेरे अपने कॉलेज में इतनी सुंदर पढ़ी लिखी लड़कियां और तेरी तरह नौकरी पर लगी हुई हैं, उनमें से भी कोई तेरी पसंद की नहीं? तो मलिक हंस देता, कहता, सभी देखी हैं पर सभी अजीब लगती हैं, किसी दूसरी जात की। मलिक ने शहर में एक छोटा सा घर बनवाया था, छोटी सी बगीचे वाला, जिसकी दीवारें उसने हरी बेलों से ढकी हुई थी और मन को जाने किन बेलों से ढका हुआ था कि वह किसी को भी दिखता नहीं था। घर की खामोशी को सिर्फ बगीचे के फूल हिलाते डुलाते थे और कोई उसकी चुप्पी को नहीं तोड़ता था। और कभी कभी वह यही बात दोस्तों मित्रों को कह देता था, अगर कोई आ गई तो उसे फिर चुप कौन कराएगा? मेरा घर मुझे बहुत पसंद है, और अगर कोई आ गई फिर वही घर मेरा नहीं लगेगा। फिर एक दिन की बात है,
वह किताबों की एक बहुत बड़ी दुकान में खड़ा था। अपने में मग्न कुछ किताबें देख रहा था कि थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई एक लड़की दिखी। कंधे पर सफेद दुपट्टा डाले हुए और बदन पर काली कमीज पहने हुए वह किसी किताब के पन्ने पलटती उसमें खोई हुई लगती थी। फिर शायद वह कोई दूसरी किताब पकड़ने लगी कि मलिक ने देखा उसके कानों में सिर्फ 2 बालियां थी जो कुछ हिल रही थी, पर उसका ध्यान था कि कहीं से भी हिलता नहीं दिख रहा था। मलिक उस सादा से लिबास वाली लड़की को देखता रह गया और लड़की को शायद मलिक की आंखों ने हिला दिया कि उसने मलिक की ओर देखा और फिर जल्दी से पीछे हो गई, किताबों की कतार के दूसरी ओर। मलिक को लगा जैसे वह लड़की नहीं थी, जंगल की हिरनी थी जो उसे देखकर सहम गई थी। फिर पता नहीं किस समय वह लड़की वहां से चली गई और मलिक की आंखें खाली सी हो गई। उसने दुकान के मालिक से पूछा, जो उसका पुराना वाकिफ था, कि वह लड़की कौन थी। दुकान के मालिक ने बताया, नाम तो उसका मालूम नहीं, पर कभी कभी वह यहाँ आती जरूर है और किताबें भी कई खरीद लेती है। फिर उसे कुछ ध्यान आया। दुकानदार को कहने लगा, ठहरो, उसका नाम पता भी मेरे पास जरूर कहीं लिखा हुआ है। वह कई बार फोन पर भी कह देती थी कि अमुक किताबें किसी के हाथ भेज दीजिए या डाक से भेज दीजिएगा। दुकान के मालिक ने अपना रजिस्टर देखा, कहने लगा, मिल गया है उसका पता, टेलीफोन नंबर भी। उसका नाम है शामली। और पता नहीं क्यों मलिक ने उसका नाम पता एक कागज पर लिखकर जेब में रख लिया। पता निकाला और यह भी जाना कि वह कुंवारी है। अब मलिक का मन उसके बस में नहीं रहा। उसने शामली से फिर मिलने की कोशिश नहीं की, वरन उसके माँ बाप से मिलकर उसने सीधे विवाह की बात की। ये शामली के माँ बाप थे जिनकी पलकों ने मलिक को जैसे सिर माथे पर बिठा लिया। वह चाहता था कि वे बेटी से जरूर पूछ ले, उसकी मर्जी के बिना वह कुछ नहीं कहेगा। पर अभी 3 दिन ही बीते थे कि शामली के माँ बाप शगुन की मिठाई लेकर उसके घर आ गए। मलिक ने सिर्फ इतना कहा कि उसे शोरगुल वाला विवाह अच्छा नहीं लगता, बस माँ बाप की हाजिरी सब कुछ होती है। और शामली के माँ बाप ने हामी भरी कि वे भी बस यही चाहते हैं। बस छोटी सी रस्म थी जो हो गई। शामली उसके घर में इस तरह आई जिस तरह हरी बेलों वाले घर में एक सुर्ख बेल आ गई हो। मलिक को पता नहीं चल रहा था कि एक सपना सा था जो दुनिया में कहीं दिखता नहीं था, फिर यह सच किस तरह हो गया। कॉलेज का एक चपरासी था जो पहले दिन में 2 बार घर आता था और कुछ पकाकर बनाकर रख जाता था, पर अब जब शामली उसके सामने रोटी की थाली रखती तो मलिक को लगता जैसे उसने जिंदगी में पहली बार रोटी खाई हो। एक बार मलिक ने कहा, तू थक जाती होगी इतना काम करते हुए, उस चपरासी को फिर बुला लेते हैं रोटी रसोई के काम के लिए। पर शामली ने कहा, नहीं, उसकी बनाई रोटी में रस नहीं होता। घर का एकांत ना कहीं से टूटा था ना बिखरा था। एक दिन मलिक ने शामली को बाहों में लेकर कहा, तुम इतनी देर से कहाँ थी? अगर यही बात मैं पूछूं, शामली ने कहा और सिर नीचे कर लिया। मलिक अपनी रौ में था, कहने लगा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी मुझसे मिलने में? मैं अपने खोए हुए बरसों का क्या करूं? पता नहीं क्यों शामली की आंखें भर आई, कहने लगी, यही तो मैं ईश्वर से पूछती हूँ कि मैं अपने बीते हुए बरसों का क्या करूं। और एक दिन शामली बहुत देर तक मलिक के चेहरे की ओर देखती रही, फिर बोली, कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब। उस दिन
मलिक ने हंसकर कहा, शायद किसी पूर्व जन्म में। और शामली का रंग कुछ सुर्ख सा हो गया। दिन गुजरने लगे। एक दिन शामली कुछ उदास सी थी। कहने लगी, मैं 2 दिन के लिए अपनी मौसी को जाकर मिलाऊं। मलिक को ख्याल आया कि शामली ने कभी माँ बाप के घर भी जाने के लिए नहीं कहा। आज मौसी के घर जाने के लिए उसका मन कैसे हुआ। कहने लगा, यही रहती है शहर में। शामली ने कहा, नहीं, बस एक रात की दूरी पर उसका गांव है। वहां वह अकेली रहती है, अपने समय की अपनी एक टूटी सी हवेली में। मर्द उसका रहा नहीं और बेटे बड़े होकर विदेश चले गए। मलिक हंस दिया। तेरा मन करता है तो चली जा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। शामली 2 दिन के लिए मौसी के गांव चली गई। पर मलिक ने देखा, जब लौटी तो जैसे 2 दिन में बड़ी कमजोर सी हो गई थी। मलिक जैसे आदमी ना हो, एक देवता हो। एक दिन शामली को लगा कि अब उससे कुछ भी झेला नहीं जा रहा। जो भी होगा वह फिर देखूंगी, पर रात को मैं उसके सामने सब कुछ बता दूंगी। और उस रात जब वह मलिक की बाहों में थी तो उसका रोना निकल गया। कहने लगी, माँ ने बहुत समझाया था कि मैं चुप रहूंगी, पर आपके सामने मुझे यह चुप मेरा गुनाह लगता है। मलिक ने उसके होंठ चूम लिए और कहा, तुम जो कुछ होठों पर रखोगी मैं उसे चूम लूंगा। शामली ने कहा, मेरा गुनाह भी। मलिक के मन में जाने कैसा दुलार सा आया। कहने लगा, हाँ, गुनाह भी। शामली कुछ चुप हो गई, फिर कहने लगी, अपनी ओर से तो गुनाह नहीं किया था, पर एक हादसे की तरह वह मुझसे हो गया। और वह सिसकियों में डूबती हुई कहने लगी, करीब 3 बरस हो गए। एक सहेली के घर में एक आदमी मिला था। फिर वह किताबों की इसी दुकान पर मुझसे मिलने आ जाता था। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि वह मेरे साथ विवाह करना चाहता है। कोई बात तो थी नहीं इनकार करने की। अच्छा भला दिखता था। मैं मान गई। वहां भी जाने लगी जहां वह किराए का कमरा लेकर रहता था। कहता रहा कि अभी मेरी नौकरी कच्ची है, बस पक्की हो जाए। और जब उसे पता चला कि मैं गर्भ से हूं, तो वह रातों रात मकान छोड़कर चला गया, नौकरी भी। मलिक का शामली की पीठ पर रखा हुआ हाथ कुछ ठंडा सा हो गया। पर उसने पूछा, उसे ढूंढा क्यों नहीं था? जहां नौकरी करता था वहां से उसके घर का पता जरूर मिल सकता था। शामली का सारा बदन जैसे तन गया। कहने लगी, वह कोई मर्द था जिसे ढूंढती। मलिक को शामली के नजरिए से प्यार आ गया। उसे गले से लगाता हुआ कहने लगा, फिर उस बच्चे का क्या हुआ? शामली रो दी, जी भर कर रोने लगी। फिर कहने लगी, दिन बहुत ऊपर हो गए थे। जब माँ को पता चला तो उसने खींचकर मुझे मौसी के गांव भेज दिया, जहां वह अकेली रहती है। और शामली ने अपना सिर अपने हाथों में थाम कर कहा, माँ की ताकीद थी मौसी को कि वह चुपचाप बच्चे को किसी अस्पताल में छोड़ आएगी। पर मैं मौसी के गले लगकर रो दी थी। कहा था, माँ तो शायद धर्म की माँ नहीं, पर तू धर्म की मौसी हो जा, और तू ईश्वर के नाम पर बच्चे को अपने पास रखकर पाल ले। मलिक की आवाज में न गुस्सा था न गिला। पूछने लगा, अब वह बच्चा कितना बड़ा हो गया है? शामली ने कहा, 2 बरस का। इसीलिए मौसी को मिलने गई थी, बच्चे को देखने के लिए। मलिक ने रोती हुई शामली को चुप कराने के लिए पूछा, उसका नाम क्या रखा है? शामली कहने लगी, उसका नाम क्या रखना था? किसके नाम पर रखती? इसलिए अनाम कह देती हूँ। उस रात का अंधेरा मलिक के चेहरे की ओर देखता रह गया। जब मलिक ने कहा, चलो फिर कल जाकर अपने बच्चे को मौसी के घर से ले आते हैं,
शामली से बोला नहीं गया। मलिक ने ही कहा, शामली, मैं मर्द हूँ जिसने सचमुच प्यार किया है। तुम मेरी हो, इसीलिए वह बच्चा भी मेरा है। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। एक मर्द की कहानी जो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से जानता था। वो जिम्मेदारी जो उसकी अपनी नहीं थी, किसी और की थी, लेकिन जो उसका प्रेम था, जिससे वो प्रेम करता था, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को भी उसने अपनी जिम्मेदारी माना, अपना प्रेम माना और बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। ये एक असली मर्द वही नहीं है जो बहुत तरीकों से अपनी मर्दानगी साबित करे। एक असली मर्द वो होता है जो अपनी जिम्मेदारियों में जहां तक हो सके आगे बढ़ बढ़ के अपने से प्रेम करने वालों को पूरा सपोर्ट करे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो कि इस कैरेक्टर ने उठाया, मलिक ने उठाया। तो ये कहानी थी। सुषमा जी, थैंक यू, आपने कहा तो फिर मैंने आज पढ़ी ये कहानी, तो आप खुद भी पढ़ी और दूसरों को भी सुनाई, तो इसके लिए बढ़िया है। अच्छा, इसके अलावा एक आज किसी को भी कुछ भी कहना हो तो प्लीज आप हैंड रेज करिएगा, तो हम लोग जरूर बातचीत करते चलेंगे, अच्छा लगता है। या कहिए तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको ओपन कर देती हूँ, आप लोग जरूर कुछ कुछ कहिए। तो हाँ जी सर, है कमलेश जी, कुछ आप लोग कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। मैम, वो कहते हैं ना कि आप बीती सुनाए या जग बीती। तो मेरी भांजी की पहले शादी हुई तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। जी मैम। छोटे छोटे बच्चा एक छोटा सा था जो कि 3 साल का था तब। तो 6-7 साल ऐसे बीत गए उसको, मतलब ससुराल वालों ने शेल्टर नहीं दिया। पढ़ी लिखी थी, सर्विस करती रही और ससुराल में ही रहती रही, लेकिन बच्चे का उसके ससुराल ने भी ध्यान नहीं रखा। अभी 1.5 साल हो गया, हमने फिर उसको मना करके उसकी शादी की है। और वो अब वाली बात की, वो बच्चा जो जी 9 साल का हो चुका है, जी जी। अब तो वही पापा हैं। तो अच्छा, उन्होंने उसको पूरी पहले ही शर्त रखी थी कि आप अगर अडॉप्ट करोगे तब हम शादी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ऐसे कुछ लोग दिल भर एग्जाम्पल आता मिल है। जाते हैं कमलेश जी, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पूरे समाज में चाहे एक ही तो कोई हो लेकिन उदाहरण बन जाते हैं। बहुत बड़ी हम बात। वही थैंकफुल है उस बच्चे के कि जी उस जी, बच्चे को पापा मिल गया और पापा को वो बेटा मिल गया। सही बात है ये। हाँ, बहुत तो ये कहानी वही बोलते हैं ना कि अब आप अच्छी बीती जो रहती होती है फिर दिल भर आता है। ये है। जी, अच्छे लोग बहुत हैं मैम दुनिया में। सही बात है, तो सही बात है। बस सही समय पे सही सही। मनुष्य मिल जाए, इंसान मिल जाए। रजनी जी हाँ, कह रही है बहुत खूबसूरत भावपूर्ण कहानी सुनाई, थैंक्स शर्मी। हमें आपकी कहानी बहुत प्यारी सुनने थी, के लिए। टचिंग थी बहुत। तभी तो मुझे ये याद आ गया कि मेरे घर में भी ऐसे ही हुआ है। मेरी भी ऐसे, मेरी भी एक फ्रेंड के साथ सेम यही सीन था कि हस्बैंड की डेथ जल्दी हो गई थी, तो बेटा ऐसे जैसे आप बता रहे हैं वो बड़ी एज का हो गया था, फिर उन्होंने दूसरी शादी करी। तो ऐसे लोग हैं, हजारों में कोई एक है लेकिन है जरूर, तो ये बहुत मैं बड़ी बड़ी मुश्किल से मनाया उस बेटी को, फिर तुम्हें कौन देखेगा। देखो बाप बात है, है। मेरी जी, बहन तो है नहीं, हमने शादी की पहले भी, अब भी मैंने फिर उसकी दोबारा शादी की है अच्छा। हाथ जोड़ जोड़ के। क्यों, मेरे 2 बेटे हैं, बेटी है नहीं, हमने शुरू से उसको बेटी माना है। हाँ, तो बड़ी हम, हाँ बस वही ना, मान गई, थैंकफुल। और उसका ठीक है, यहाँ बहुत आना था, अब जी, मेरे पास ही आती जाती है। तो बोलती है हाँ, कि मेरे मायका तो आप ही हैं। मैं कोई बात नहीं बेटा, सही बात तेरे। है। और मुझे वो जवाई इतने अच्छे लगते हैं ना जिन्होंने जी, हमारे दोस्त को अडॉप्ट कर लिया। सही बात है मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। जी मैम, आप इमोशनल हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ ना एक दूसरी कहानी सुनते हैं। ये है आप लोगों ने सुना होगा, ये बड़ी अच्छी राइटर हैं ममता कालिया जी। ये भी हिंदी की अच्छी राइटर हैं और इनकी एक कहानी लेकर के आई हूँ मैं आज। कहानी का नाम है लैला मजनू। ये एक प्रेमी युगल की कहानी है, एक न्यूली मैरिड कपल की कहानी है। शुरू होती है कहानी, कहते हैं पहले ऐसा नहीं था, छोटा सा घर था और थोड़े से रहने वाले थे, बस 2 लोग, हम 2 होते थे और कमरा बस एक होता था। कमरे के सामने बड़ा सा आंगन था जिसका एक कोना रसोई, दूसरा बाथरूम, तीसरा क्यारी और चौथा कूड़ेदान था। छोटा सा घर था। उस घर में शोभा को सब कुछ पता था।
दिल से लेके दवात तक की जगह। कमरे में कुल एक पलंग था और 2 कुर्सियां। पलंग सिंगल था। डबल बेड को पंकज एक बेहुदा जरूरत मानता था। उसका ख्याल था कि डबल बेड पर सिंगल सोने की बजाय सिंगल बेड पर डबल सोना ज्यादा उपयुक्त है। नई नई शादी हुई थी। उस घर में थोड़ा सा काम था, अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक था। खाना बनाना 15 मिनट की व्यस्तता थी। वह पिकनिक के स्तर पर निपटाई जाती। कुल 1 प्लेट सब्जी बनती और 4 फुलके। 2 शोभा खाती, 2 पंकज। कभी भूख ज्यादा लगती या लाड़ ज्यादा आता तो दोनों एक दूसरे पर लगभग गिरते पड़ते, हंसते खिलखिलाते अपनी ओपन एयर रसोई में पहुंचते और कॉफी बनाते। सिर्फ 2 लोगों का वह संसार कितना संपूर्ण था, संवेग, आवेग से आप्लावित। शोभा को लगता वह एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका संगीत केवल पंकज उभार सकता है। इसी तर्ज में वह उसे पंकज हुसैन कहा करती। पंकज भी महसूस करता कि प्यार का ताल्लुक जिस्म से ज्यादा जज्बात से होता है। लेकिन चंद रोज बाद कई अजनबी किस्म के लोग घर में घुस आए। दूध वाला, धोबी, सब्जी वाला पिछले दरवाजे से, अखबार वाला, डाकिया और चंदा मांगने वाले अगले दरवाजे से। पर इनसे भी ज्यादा त्रासद था बिना खत, बिना खबर अक्सर मेहमानों का वक्त बेवक्त चले आना। जाने कैसे इस शहर को आने वाली सभी गाड़ियां या तो आधी रात को पहुंचती थी या तड़के, जब तारे डूबे हुए होते। अक्सर आधी रात रिक्शे रुकते, उनमें से गोल बिस्तर बंद, टीन का ट्रंक और प्लास्टिक की टोकरी लिए उतरती हरे राम करती हुई वृद्धाएं, जो अपना परलोक सुधारने की खातिर उनका इहलोक कई दिनों के लिए चौपट कर देती। माघ के महीने में वे किसी तरह अपना जर्जर शरीर गाड़ी में डाल केवल मनोबल के सहारे संगम स्नान की आस के लिए पधारती। स्टेशन से घर तक की यात्रा में वे बिल्कुल टूट जाती और घर कुछ इस अंदाज में पहुंचती जैसे वही परम धाम हो। अक्सर ना, ये मैं पर्सनल अनुभव से भी बताऊंगी, अक्सर जब लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं, जैसे ये शायद प्रयागराज का वर्णन है क्योंकि संगम की बात है, अक्सर जब ऐसी जगह पे लोग रहते हैं जो कि अपने आप में एक दर्शनीय स्थल होता है, टूरिस्ट प्लेस होता है, तो वहां पे लोग ना बिना बताए आते हैं। वो ये जमाना तब का था जब मोबाइल फोन नहीं था, कई बार लैंडलाइंस भी नहीं होते थे। तो हम सब ने मेरे ख्याल से उस समय में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि मेहमान आ जाते थे, बने खाने पे आ जाते थे और हमें समझ में नहीं आता था कि हम इनको कैसे एंटरटेन करें। तो यही ऐसी एक कहानी है। तो ऐसे ही एक वृद्ध दंपत्ति के आधी रात में आने पर वह आंखें मलती हुई उठ बैठी थी। पंकज ने आकर दरवाजा खोला। वे उसके बचपन के मोहल्ले में रहने वालों में से थे। रिश्तेदार नहीं थे, पर रिश्तेदारों से भी ज्यादा अजीज थे। मोहल्ले में उनकी पुश्तैनी बेकरी थी, जिसे अब उनके लड़के कुशलता पूर्वक चला रहे थे। लिहाजा वे पुण्य कमाने के लिए स्वतंत्र थे। शोभा ने बमुश्किल आंखें खोली, कपड़े पहने, ढीली ढाली एक अदद मैक्सी नहीं वरन साड़ी ब्लाउज, ताकि बाकायदा आंचल सिर पर डालकर पैर छूने की रस्म अदा की जा सके। वैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि 3 लोक से न्यारी नगरी मथुरा, जो स्वयं तीर्थ है, छोड़कर यह दंपत्ति यहाँ क्या करने आए हैं। किंतु ऐसे सवाल पूछे नहीं जा सकते थे। फिर वह देर रात तक ठंड में दौड़ती रही थी, आंगन से कमरे और कमरे से आंगन तक। वे लोग टीन के कनस्तर में तरह तरह के बिस्कुट लाए थे। उन्होंने चाय के साथ पंकज और शोभा को बिस्किट खिलाने चाहे। पंकज ने तो एक आध खा लिया, पर शोभा रात के उस वक्त बिल्कुल ना खा सकी। ज्यादा कोशिश करने पर उसे खांसी उठ गई। बिस्कुट वाली वृद्धा उदास हो गई। उन्होंने कहा, लगता है शोभा को हमारे आने की खुशी नहीं हुई। शोभा ने प्रतिवाद में सिर हिलाया। उसने कहा कि यह उसका सौभाग्य था कि उनके दर्शन हुए। वह तो यहाँ रहते हुए भी संगम नहीं नहाती। अब उनके साथ यह सुख हासिल होगा।
4 बजे तक आगंतुक कुछ कुछ व्यवस्थित हो गए। तब शोभा ने उनसे अनुरोध किया कि वे सोकर सफर की थकान उतार लें। वे हंस पड़े। उन्होंने बोला, यह तो हमारे जागने का वक्त है, रास्ता बता दो तो निपट आए। अब पंकज बिस्तर में सो गया था, मुंह ढांप कर, लेकिन शोभा नहीं सो सकी थी। मेहमानों के सामने इस प्रकार सोया भी नहीं जा सकता। शोभा का मन हुआ आंगन में ओस में जाकर लेटे। सुख व सम्मोहन सुख व सम्मोहन के समय खंड इसी तरह टूटते फूटते रहे। बार बार अतिथियों के आने पर सुविधाएं असुविधाएं बन जाती। कभी 2 से भी अधिक अतिथि आ जाते, कमरे में बिल्कुल जगह न रहती। तब पलंग उठाकर आंगन में डाल दिया जाता और दरी पर बड़ा सा बिस्तर लगा दिया जाता, जिस पर सब ऐसे फंस फंस कर लेट जाते जैसे डब्बे में बाटा के जूते या एक प्लेट में कई डोसे। अतिथियों से घबराकर उन्होंने मकान बदला था, लेकिन अतिथियों ने पीछा नहीं छोड़ा। फर्क केवल इतना था कि वे अब बाहर से ना आकर अंदर से आ गए थे। समस्त विरोध और निरोध के बावजूद 1, 2, 3 अंदर से आए समय के साथ उनके 3 बच्चे। उनके आते ही सारा वातावरण बदल गया। घर घर न रहा, अजायब घर बन गया। देखा जाए तो घर में एक भी चीज दुरुस्त हालत में नहीं थी। पंखा स्विच दबाने से नहीं चलता, न रेगुलेटर घुमाने से। उसे बाकायदा छड़ी से हाँकना पड़ता, तब वह स्पीड पकड़ता। बच्चों की छेड़छाड़ से घड़ी भी घड़ी घड़ी बंद हो जाती, कुछ इस अंदाज में कि वक्त जानने के लिए घड़ी के बताए समय और असली समय में जबरदस्त घोट जोड़ घटाव करना पड़ता। तंग आकर शोभा ने घड़ी बच्चों के खिलौनों में पटक दी। ट्रांजिस्टर के पुर्जे अलग कर वे पहले ही आपस में बांट चुके थे। काले जूते, सफेद मोजे बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा थे, लेकिन जब वे स्कूल से लौटते उनके जूते सफेद और मोजे काले होते। वे साक्षात धमकी की तरह पूरे घर में धम धम घूमते। पंकज अब रात बेरात उसके पीछे पीछे नहीं घूमता। उसके काम निपटने का वह 10 बजे तक इंतजार करता, 11 बजे तक करता, फिर खींचकर सो जाता। एलर्जी, गैस, कमर दर्द जैसी छिटपुट जिद्दी बीमारियों के साथ उलझती शोभा किसी तरह रात बिताती। ताज्जुब था कि ये बीमारियां रात में आती थीं, दबे पांव, और दिन में उसे छोड़ जाती। वह यंत्र की तरह फिर अपने कामों में लग जाती। अपने प्रथम कोटि के दिमाग को तृतीय कोटि के कामों में लगा वह अपनी समस्त प्रतिभा मटर पनीर में झोंक कर सहन शक्ति का सलाद और रचनात्मकता का रायता परोस स्वयं को धन्य समझती। काम के कुचक्र में से फुर्सत के क्षणांश में वह पंकज से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का प्रयत्न करती। पंकज यदि अच्छे मूड में होता तो उसे बताता कि चित्रकला में समकालीन रंग चेतना कहाँ जा रही है, देश के बौद्धिक चिंतन की सही दिशा क्या हो सकती है, कि अपनी तमाम सहेलियों में शोभा अभी भी सबसे युवा व आकर्षक लगती है। ऐसे क्षणों में शोभा सुखी होती और संतुष्ट, लेकिन तभी कोई अनिवार्यता पैदा हो जाती। धोबी के आकस्मिक आगमन से लेकर फोन की घंटी, कुछ भी, वह उठकर भागती। पंकज को उसका यूं बातचीत के बीचों बीच उठ जाना बहुत अकेला, अधूरा और असंतुष्ट छोड़ जाता। कुछ देर बाद वह फिर उसी अंतरंगता का सूत्र पकड़ने की कोशिश करता तो पाता शोभा को बच्चों का होमवर्क कराना है, खाना बनाना है, कपड़े इस्त्री करने हैं, चौका समेटना है। उसकी ओर देख शोभा व्यस्त भाव से कह देती, क्या करूं, बातचीत का वक्त ही नहीं है अब। पंकज को लगता वह एक ऐसा कैदी है जिससे मिल्लत का वक्त पूरा हो गया है और किसी भी सूरत में अब ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती। झुंझलाहट के उस क्षण में वह ना उसका मजनू रहता, ना वह उसकी लैला।
एक दूसरे के प्रति शिकायत से भरे वे संवाद की सरहद से परे अपने अपने सूनेपन के साइबान में सीमित रह जाते। ऐसे मौकों पर पंकज को लगता, इससे तो अच्छा है शाम को कोई आए ताकि मीठी लगे चाय। उन्हीं दिनों पंकज ने देर से घर आना शुरू किया। एक दो दिन शोभा को बड़ी सहूलियत महसूस हुई। काम समय से निपट गया, बच्चों का होमवर्क भी निपट गया। लेकिन जल्द ही शोभा को अजीब लगने लगा। क्या शामें बच्चों के साथ बिताने के लिए होती हैं या प्रेशर कुकर के साथ? उसने पंकज से पूछा। पंकज ने एक कटखना जवाब दिया, तुम्हें न मेरा आना अच्छा लगता है न जाना। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब तुम नहीं होते तो मुझे क्या करना चाहिए? शोभा ने पूछा। तब तुम्हें खुश रहना चाहिए ताकि मेरे आने पर तुम दुख की रिहर्सल कर सको। हमने साथ साथ हमेशा सुख की रिहर्सलें की हैं, दुख की नहीं। पंकज ने कहा, अब तुम उस लायक भी नहीं रही हो। शोभा तिलमिला गई। आजकल जब भी वे अकेले होते किचकिचाहट भरी बहस में पड़ जाते। शोभा जो कुछ भी कहती पंकज उसका एक पैंतरेबाज जवाब देता, दुधारे ब्लेड सा तीखा और तेज, संवाद की सभी संभावनाओं का फाटक बंद करता हुआ। उसका जवाब परस्पर संप्रेषण पर तेजाब की एक बूंद सा फैल जाता। उसका जवाब शोभा की समस्त संवेदनशीलता का उपहास करता। पंकज का जवाब सीधे सीधे विष था, नीला, पीला या हरा। मेरी समझ से मुझे एक अच्छी पत्नी की तरह अब दिवंगत हो जाना चाहिए, शोभा ने कहा। पर पंकज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह वॉकआउट कर गया। शोभा का दिल जल गया। घर में आग लगी हो तो इंसान दमकल बुला ले, पर दिल की आग बुझा दे ऐसी दमकल कहाँ बनी है? दमकल, फायर ब्रिगेड। उसे लगा उसका दिमाग चूने का कहाड़ है, उसमें जो भी डालो खौलने लगता है। जलाने, खलबलाने और काटने की एक क्षमताएं जो पंकज में इस कदर विकसित हैं, पहले तो नहीं थी, या शायद थी पर शोभा को दिखलाई नहीं दी। जैसे सिगरेट पीने वालों को सिगरेट की डिबिया पर लिखी वैधानिक चेतावनी नजर नहीं आती, उसी तरह। भारी मन शोभा बिस्तर पर पड़ गई। उसने कल्पना की कि उसके बिना यह घर कैसा लगेगा। उसे अचरज हुआ कि उसके बगैर घर की एक बड़ी सुंदर शांत तस्वीर जहन में बस रही थी। समस्त दिनचर्या सुव्यवस्थित ढंग से निपटाई जा रही थी। वह कर्कश आवाज उसमें से गायब थी जो वर्तमान में चीखती रहती थी, बेबी दूध जल्दी पियो, पंकज रेडियो धीमा करो, अरे मालती तुम अभी तक चिट्ठी डालकर नहीं आई, सईदा यह कपड़े लाने का वक्त है। शोभा को लगा पंकज एक अच्छा पति तो कभी नहीं रहा, पर एक आदर्श विधुर के गुण उसमें कूट कूट कर भरे हैं। 2 दिन भी शेव ना करे तो लगता है मानो अभी अपनी बीवी का दाह कर्म करके लौटा हो। कुर्ते के बटन हमेशा टूटे ही रहते हैं। चंद उदास गजलें बार बार सुनना उसका सबसे प्रिय शगल है। उसकी आंख जब खुली, एकाएक समझ न आया कि यह सुबह है या शाम, और जो उसके सामने पेश है वह चाय का प्याला एकाएक कहाँ से आ गया। धीरे धीरे चेतना में भूगोल और इतिहास का क्रम बैठा तो पाया यह उसका अपना घर है, और सामने जो खड़ा है उसका अपना निरा अपना मजनू है, जो सारे दांत दिखाकर हंसता हुआ उसे चाय पकड़ा रहा है और कह रहा है, चाय की तलब हो रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना दी। दूध बहुत ढूंढा, कहीं नजर ही नहीं आया। तुम फिक्र ना करो, मैंने दूध की जगह थोड़ी मोहब्बत मिला दी है, देखो पीकर। लैला चाय पी रही थी। बहुत ही यथार्थवादी कहानी है, एकदम प्रैक्टिकल। जैसे नई नई शादी होती है तो पति पत्नी के पास एक दूसरे के लिए बहुत वक्त होता है और उनके पास प्रेम के अलावा और कोई जिम्मेदारी बहुत बड़ी नहीं होती अक्सर।
लेकिन समय के साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, मेहमानों का आना, दिनचर्या के लोगों का आना, बच्चों का आना, उनके साथ बहुत सी एक्टिविटीज, तो प्रेम होता जरूर है दिलों में, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, वो कहीं पिछली सीट ले लेता है। तो ऐसे ही इस कपल के साथ भी हुआ कि प्यार तो मन में बहुत है, लेकिन उसको व्यक्त कब करें, व्यक्त करने का सही समय, वक्त, टाइम, मूड, ये सारी चीजें होना जरूरी है। तभी कहते हैं कि जब दो लोग अगर कभी भी प्यार में होते हैं तो प्यार एसच मरता नहीं है, लेकिन वो दुनियादारी के पीछे कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस दुनियादारी के बीच से, खिड़की में से थोड़ा थोड़ा झांक करके उस प्यार को वही जगह दें जो कभी शुरुआत में हमने दी होती है। तो ये एक बढ़िया सी कहानी है। थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास, 9 मिनट का। एक छोटी सी कहानी है, हम चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा आप लोगों को इसके बाद किसी दूसरे सेशन में जाना होता है, मेरे ख्याल से तंबोला वगैरह कुछ होता है क्या? भजन अच्छा, संध्या वही शुरू मैं हो कह रही जाएगी थी 6 कि अभी बजे। 9 मिनट है, तो हम शुरू करें। 3 पेज की कहानी है, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए आपको। क्या कहते हैं, सबकी क्या राय है, शुरू करें या रहने दें? सुषमा जी, कुलविंदर जी? हाँ हाँ शुरू करिए। ठीक है, डन डन डन। हाँ 2 मिनट बाद ही जाएंगे भजन में, ऐसा क्या। ठीक है डन, ओके। छोटी सी कहानी है ये, मुंशी प्रेमचंद जी की है, और कोशिश करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कहानियों में से छोटी कहानियां दूं। डिफरेंट सी कहानी है, ऐसी कहानी जनरली नहीं लिखते मुंशी प्रेमचंद जी, लेकिन ये थोड़ी है उनकी। कहानी है तब की, जब नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा था। गलियों में खून की नदियां बह रही थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बाजार बंद हैं, दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है, कहीं घरों में आग लगी है, कहीं बाजार लुट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमें महलों से निकाली जा रही हैं और उनकी बेहुरमती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास की केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव सिंगार के सिवा कोई काम नहीं था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खिंच खिंच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वैश्याओं की चांदी थी। कहीं तीतरों के जोड़ होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां ठनती थी। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का न लगा था। कहाँ रण क्षेत्र के कष्ट और कहाँ यह सुख साम्राज्य। जिधर आंख उठती थी उधर से हटने का नाम न लेती थी। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीजों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कारबोची मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार खोलकर रख दिए और महल में दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर ना हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुन सकता। अब दरोगा ने यह नादिरशाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वह महिलाएं जिन पर कभी सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ी, कैसे इस मजलिस में आएंगी? नाचने का तो कहना ही क्या, शाही बेगमों का इतना अपमान कभी ना हुआ था। दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से निकलना अग्नि के मुख में कूदना था।
सिर झुकाकर आदाब बजा लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही यह इत्तिला भी दे दी कि जरा भी तामुल ना हो, नादिर शाह कोई उज्र या हीला या बहाना ना सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी थी, पर इस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हतबुद्धि सी हो गई। सारे रनिवास में मातम सा छा गया। यह चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों से इस अत्याचारी के प्रति एक श्राप निकल गया। यद्यपि इनमें कितनी ही बेगमों के नसों में राजपुतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रिय लिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत न थी। हताश होकर सभी ललनाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों में आंसू थे, दिलों से आहें निकल रही थीं, पर रत्न जड़ित आभूषण पहने जा रहे थे। अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यथित हृदयों पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केश गूंदती थी, कोई मांगों में मोतियां पिरोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। एक घंटा भी न गुजरने पाया कि सारी की सारी बेगमात पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगी। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाज आने लगी। ऐसा जान पड़ा कि वह गहरी निद्रा में मग्न हो गया है। आधे घंटे तक वह पड़ा सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रहीं। उनमें दो एक महिलाएं जो ढीठ थी, घूंघट की ओट से नादिर शाह को देख भी रही थी और आपस में दबी जबान में कानाफूसी भी कर रही थी। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आंखें हैं, कितना भारी शरीर है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गईं। परियों का दल पूर्ववत खड़ा रहा। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा, तब कैसे क्या होगा। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ऐ खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वह हर्फ ब हर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहूरमती नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, ना इतना हवस परस्त हूँ, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे यह देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना बनाया। तब क्या यह मुमकिन न था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभो देती? मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए
दुनिया से रुखसत हो जाओगी। तो ये थी कहानी नादिर शाह, एकदम खत्म होने की कगार पे था। आ, उसका जो पुराना मुगलों का एक समय था, खत्म होने की कगार पे था। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा ये संदेश दिया। हालांकि इतना जालिम था कि इस किसी की हिम्मत से ही बातें नहीं होती उससे टकराने की। औरतें कहीं ना कहीं कमजोर होती है शारीरिक तौर पे, लेकिन मानसिक तौर पे इसके पहले बहुत से लोगों ने जौहर किया, बहुत कुछ किया इस तरह से अपने आप को बचाने के लिए। तलवारें भी उठाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी रही, बहुत रहे ऐसे जिन्होंने समय समय पर सामना किया शत्रुओं का, बट इन लोगों ने नहीं किया। तो उसके लिए नादिर शाह ने बोला। बड़ा अच्छा रहा आप सबके साथ। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का सेशन, और फिर अगले सेशन में, अगले कहानी के इवेंट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आते रहिए और मेरा मनोबल भी बढ़ाते रहिए। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं।